हम लोगों को चकबंदी अधिनियम पढ़ना है उत्तर प्रदेश का, और हम लोगों ने एमपी का चकबंदी पढ़ा था। उसमें एक हम लोगों ने जो बेसिक ऑब्जर्वेशन था चकबंदी का वो किया था, धारा 205 से लेके 219 तक। और उसमें हमने ये देखा था कि जो चकबंदी होती है उसका जो मुख्य कार्य है वो एक्सचेंज ऑफ लैंड होता है। यानी किसी व्यक्ति की भूमि अगर कई जगह बिखरी हुई है तो उसको एक जगह कंपैक्ट करना, ताकि संसाधन की, धन की, समय की, मानव श्रम की बचत हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो उत्तर प्रदेश में भी जो चकबंदी का लॉ है वो उसका जो दर्शन है वो यही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ओवरव्यू लें, सब कुछ समझें। तो जरा मैं यहां पर धाराओं के हिसाब से कुछ आप लोगों को बताता चलता हूं। जरा धारा 3(2) पर आइए, आप पढ़िए, जरा सिर्फ स्पष्टीकरण ना पढ़िएगा, सिर्फ सेक्शन 3(2) पार्ट 1 पढ़िए जरा उसको। अगर आप पढ़ेंगे, इफ यू रीड दैट पार्ट ऑफ दैट सेक्शन, तो आप जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स इन ए यूनिट अमंग सेवरल टेनर होल्डर्स in such a way as to make their respective holdings more compact. Means चकबंदी का तात्पर्य कटक के जोतों के विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक संहत हो जाएं। इसका मतलब क्या है? चकबंदी का मतलब क्या है जो इस धारा के आधार पर कहा गया है? देखिए, जोतों की पुनर्व्यवस्था यानी रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स। इस संबंध में ये जो जोत होगा, एक तो ये समझना है कि ये क्या है, तो मीनिंग ऑफ होल्डिंग एक तो जानना है। दूसरी बात है ये जोत कहां की है, तो उसको कह रहा है यूनिट यानी कटक। तीसरी बात, ये जोत किसकी है, तो कह रहा है ये जोत है खातेदार की। यानी चकबंदी की परिभाषा में 3 परिभाषाएं हैं जिनको हमको समझना है, और अगर हम उसको समझ लें तो हमको चकबंदी का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जोत की परिभाषा को देखते हैं। 4C, अगर आप इसी परिभाषा खंड में चौथी परिभाषा पर जाएंगे, उसके तीसरे खंड पर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, धारा 3(4) गा। जोत की परिभाषा जरा देखिए। जोत की परिभाषा का तात्पर्य है भूमि या भूमि के भाग, भूमि का भाग जो कि खातेदारों के खातों में अधिकृत हो। यानी कि इसका मतलब हमको पता लगा कि जोत का मतलब है, क्योंकि इसी की पुनर्व्यवस्था करना है, रीअरेंजमेंट करना है, जोत का मतलब है पार्ट ऑफ लैंड। पार्ट ऑफ लैंड किसकी होगी? खातेदार की।
यानी जिस भूमि के भाग पर कोई खातेदार अधिकार रखेगा, लिखा अधिकृत हो, वो जोत कहलाएगी। ये तो जोत की परिभाषा हो गई। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ खातेदार। तो खातेदार की परिभाषा जो है वो 11वीं परिभाषा है, और आप देखेंगे यानी 311 भूमिधर, असामी, पट्टेदार, सहकारी कृषि समिति या अन्य अनुदानकर्ता, अनुदान प्राप्त करता जो है अनुदान ग्रहीता, यानी जिस व्यक्ति को अनुदान के रूप में भूमि को मिला हो। तो अब देखिए हमारे सामने जो है पिक्चर क्लियर हो रही है कि चकबंदी का मतलब क्या है। चकबंदी का मतलब क्या है? जोतों की पुनर्व्यवस्था। जोत का मतलब क्या है? भूमि या भूमि का भाग। ये भूमि और भूमि का भाग किसका है? खातेदार का। खातेदार का मतलब क्या है? वो सारे जोतदार जो हमने उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट में या उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम में पढ़े हैं। अब कटक की परिभाषा पे आ जाते हैं। कटक अगर आप देखें तो इसी के आगे एक परिभाषा है, यानी 11A अगर आप देखें तो कटक की परिभाषा दी गई है, और उस परिभाषा के हिसाब से 311A, इस परिभाषा के हिसाब से गांव या गांव का भाग जिसके लिए चकबंदी योजना की विज्ञप्ति जारी हो गई है। ये है चकबंदी का मतलब। तो इसका मतलब है, इट मीन्स दैट रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग हुआ, खातों की पुनर्व्यवस्था करना है, इसी को चकबंदी कहेंगे। जोत का मतलब क्या है? भूमि या भूमि का भाग जो कि खातेदारों के पास हो और वो उस भूमि को रखने के लिए अधिकृत हो। खातेदार का मतलब क्या है? वे सारे व्यक्ति जिनको उत्तर प्रदेश रेवेन्यू अधिनियम के अंतर्गत भूमि पर खेती करने का या किसी अन्य पर्पजेस के लिए भूमि को यूज करने का अधिकार दिया गया हो। कटक का क्या मतलब है? ये जोत कहां होगी? कटक में। कटक का मतलब क्या है? वह गांव जिसके लिए चकबंदी योजना की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसका मतलब है कि जब किसी गांव में जितने खेती करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास जो भूमि है, उस भूमि को जब हम रीअरेंज करते हैं तो उसे चकबंदी कहते हैं। इसी क्रम में चूंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने आपको तब मेंशन नहीं किया था। इसी क्रम में हम अगर चाहें तो हम भूमि की परिभाषा भी देख सकते हैं, और 5वीं जो परिभाषा है सेक्शन 35, ये भूमि की परिभाषा है। और देख लीजिए भूमि की परिभाषा में भूमि किसे कह रहे हैं?
उसमें लिखा है ऐसी भूमि जिसका उपयोग लिखा है कृषि में हो रहा है या उद्यानकरण में हो रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री। तीसरा, पशुपालन में हो रहा है, कुक्कुट पालन में हो रहा है यानी कि मुर्गी पालन जिसको कहते हैं, मत्स्य संवर्धन में हो रहा है, इसके अलावा जो निर्मित भाग हैं वो भी हैं, यानी अगर मकान बना है या कोई मिल लगी है या थ्रेशर लगा है, कोई भी एक संरचना है वो है। जो पेड़ हैं वो भी इसके अंतर्गत हैं, कुआं हैं वो भी इसके अंतर्गत हैं, और अन्य समुन्नतियां का मतलब अन्य विकास कार्य अगर कुछ हुआ है तो वो भी इसमें आएगा। ये देख लीजिए, इसका मतलब है कि अगर किसी गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसके अध्यासन में यानी जिसके कब्जे में कोई भूमि हो, चाहे उस भूमि पर कृषि की जाती हो या उस पर उद्यान लगे हों या उस पर पशुपालन किया जाता है या उस पर कुक्कुट पालन होता है या उस पर मत्स्य संवर्धन होता है यानी मछली पालन होता है या उस पर कोई स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है, उस पर जितने पेड़ हैं, जितने कुएं हैं या जितने भी अन्य विकास कार्य हुए हैं, इन सब भूमियों का जो पुनर्व्यवस्था किया जाएगा उसे हम चकबंदी कहेंगे। इसका मतलब है अगर आपने उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम और बाद में रेवेन्यू को ध्यान से पढ़ा हो और आपको याद हो तो हम कह सकते हैं कि अगर भूमि का प्रयोग कृषीय उद्देश्यों के लिए हो रहा है या अकृषीय उद्देश्यों के लिए हो रहा है, यानी चाहे उस पर खेती की जा रही है, चाहे उस पर कोई अन्य कार्य किया जा रहा है, चकबंदी उन भूमियों की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको कोई बात न समझ में आई हो तो आप बताइए। जोत का अर्थ क्या है, खातेदार का अर्थ क्या है, भूमि का अर्थ क्या है, कटक का अर्थ क्या है और कुल मिलाकर के चकबंदी का अर्थ क्या है। ये देखिए मैं ले आया हूं, ये है, हमने यहां से शुरू किया है जोतों की पुनर्व्यवस्था। जोत का मतलब है भूमि या भूमि का भाग जो जिस पर कोई खातेदार अधिकार रखता हो। फिर हम गए कि खातेदार किसे कहेंगे, 11वीं परिभाषा, तो चाहे भूमिदर हो, असामी हो, सरकारी पट्टेदार हो, सहकारी कृषि समिति हो या अनुदान में मिली हो भूमि। फिर हम गए कि भूमि किसे कहेंगे, तो भूमि का उपयोग चाहे कृषीय पर्पजेस के लिए चाहे अकृषीय पर्पजेस के लिए हो रहा हो, ये दोनों आएंगे इसमें। और ये भूमि कहाँ स्थित होनी चाहिए, कटक में। कटक क्या है, एक यूनिट इसको कहा है। यूनिट का मतलब क्या है कि गांव या गांव का वह भाग जिसके लिए चकबंदी योजना की विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस पूरी परिभाषा को, चारों पांचों परिभाषाओं को मिला दें और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि चकबंदी गांव में खेती करने वाले व्यक्तियों की भूमियों का रीअरेंजमेंट है ताकि उनके खाते संहत हो जाएं।
प्रभाकर ने पूछा है असामी क्या होता है। तो मैं चाहता हूं आप में से कोई भी एक व्यक्ति बताए कि ये क्या है, असामी क्या है। क्या कहेंगे, इसका उत्तर क्या देंगे? आप क्या उत्तर देंगे इसको, जरा बताइए जरा। कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है जो अभी समझ में आएगा कटक। पहले असामी बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गीता और श्वेता ने उत्तर दे दिया है। असामी मैं प्रभाकर को बता देता हूं, इसलिए कि इन्होंने चूंकि पढ़ा नहीं होगा। तो आप लोगों ने तो टेक्निकल डेफिनेशन बताई है, बिल्कुल सही बात है, 133 यूपीजेडए के अनुसार। लेकिन असामी की सामान्य परिभाषा, जो कि ऐसे व्यक्तियों को भी समझ में आ जाए जिन्होंने यूपीजेडए नहीं पढ़ा है, तो ऐसा कृषि कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, हाँ दीनदयाल ने बिल्कुल अच्छा, व्यक्ति जिसे सिर्फ खेती करने का अधिकार होता है। आप अपने लिए ये समझिएगा, यानी ऐसा कोई व्यक्ति गांव में जिसको अपनी भूमि पर सिर्फ खेती करने का अधिकार है, वो अपने भूमि को बेच नहीं सकता है, ट्रांसफरेबल राइट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसे असामी कहते हैं। और सेक्शन 133 यूपीजेडए में ये बात लिखी गई है। तो मैं उन लोगों के लिए जो नए हैं अभी, वो चकबंदी पर अपना विशेष ध्यान रखेंगे, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो इसी तरीके से पूछ लेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपको, अच्छा, चकबंदी में अभी जो हमने परिभाषा पढ़ा, वो उसमें अंजलि ने कहा है कि नहीं राहुल, जो बिना किसी अधिकार के खेती का भूमि धारण करता है, ये अगर कह देंगे तो गलत हो जाएगा। असामी को अधिकार नहीं है अपनी भूमि को धारण करने का। धारा 146 यूपीजेडए अधिकार है उसको, जोतदार है वो 129। कटक आपको समझ में नहीं आया, बताते हैं कटक। आप सभी लोग, यू ऑल गो टू सेक्शन 4 एंड रीड सेक्शन 4(1) ओनली। पढ़िए इसको। धारा 4 का पहला खंड आपको पढ़ना है, केवल, ओनली, ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। रीड कॉशियसली। देखिए, मैं बाइफरकेट करता हूं।
देखिए, पहला स्टेप ये है कि अगर राज्य सरकार का ये डिसीजन हो, उसकी ये राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत लाया जाए, यानी किसी जिले में चकबंदी किया जाए, अगर उसकी ये राय है, तब वो क्या करेगा? देखिए, तो वह गजट में इस आशय का प्राख्यापन कर सकती है। इसका मतलब गजट में इस आशय की घोषणा, प्राख्यापन को मैंने घोषणा, यानी कि क्या आशय कि चकबंदी क्रियाएं की जाएंगी, यानी वो गजट नोटिफाई करेगा कि इस जिले में चकबंदी क्रिया होगी। ये दो काम जो है राज्य सरकार का है। पहला काम राय बनाना उत्तर प्रदेश के किसी जिले के संबंध में या कई जिलों के संबंध में कि चकबंदी होगी, और दूसरा काम गजट नोटिफाई कर देना कि ये एरिया जो है, इस एरिया में मैं चकबंदी हमने निर्णय लिया है। ये दो काम जब राज्य सरकार ने ये किया, तब देखिए तीसरा स्टेप, देखिए जिला अब जिला उप संचालक चकबंदी का कार्य आ जाएगा, यानी डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन का अब कार्य आ जाएगा। और सेक्शन 3(4)(b) के अनुसार ये जो जिला उप संचालक चकबंदी है, ये कलेक्टर है। आप चाहें तो देख सकते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करेगा, किसी प्राधिकारी को या कोई अधिकारी 3 काम करने के लिए, जो 1 में दिया गया है, जो 2 में दिया गया है और जो 3 में दिया गया है। तो 1 में दिया गया है समकोण निर्माण के लिए प्रवेश करना, यानी किसी भूमि में जाए और देखे कि रेक्टेंगुलर एरिया हो सकता है कि नहीं, 1A, B उसका सर्वे करे, जनरल सर्वे, तीसरा C और उसका स्तर मालूम करे, यानी कि कितना उबड़ खाबड़ है, खेती होती है कि नहीं, कितना उपजाऊ है, पानी का क्या साधन है, दलदल है कि नहीं, जनरल सर्वे करे और स्तर मालूम करे उस भूमि का। ये पहला काम है, यानी पहले काम में ये 3 काम हुआ। फिर समकोण निर्माण अगर हो सकता है तो खंभा लगाए। खंभा का मतलब पिलर को लगा दे, जिससे पता लग सके कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो एरिया हो सकता है। और तीसरा, चकबंदी क्रियाओं की उपयुक्तता के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करे। जितना भी चकबंदी क्रिया आसानी से हो सकती है या चकबंदी क्रिया उपयुक्त होगी इस गांव में, जिले में, वो सब कार्यवाही करे। फिर से, नाउ इफ वी रिवाइज दैट सेक्शन 4(1), तो पहला स्टेज क्या है?
हाँ, खूंटा गांव में नहीं, वो हर जगह उसका वर्नाकुलर लैंग्वेज खूंटा ही है, लेकिन खूंटा थोड़ा खंभे से छोटा होता है। सबसे पहले राज्य सरकार राय बनाएगी, किस बारे में? चकबंदी क्रिया के बारे में। जब वो राय बना लेगी तो गजट नोटिफिकेशन करेगी। ये दो काम राज्य सरकार करेगी। उसके बाद जब राज्य सरकार ये काम कर लेगी तो डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, जो कि कलेक्टर होगा, वो किसी भी अधिकारी को या प्राधिकारी को ये 3 काम वर्गों का काम करने के लिए भेजेंगे उस गांव में या उस जिले में। एक, समकोण निर्माण करने के लिए जाइए, भर भूमि पर प्रवेश कीजिए, भूमि का सर्वेक्षण कीजिए, उसका स्तर मालूम कीजिए, अगर खंभा लग सकता है समकोण निर्माण के लिए तो लगाइए उसे, और चकबंदी क्रिया की उपयुक्तता के लिए जितना भी कार्य हो सकता है वो सब कीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस गोपाल ने कहा पत्थर न सब कहते हैं, कह सकते हो, यू कैन से दैट। ये इतना काम कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। अभी बताएंगे उसका क्या मतलब है। पहले जो अभी एक एक चीज आपको बताएंगे। पहले आपको जितना मैं कह रहा हूं वो समझ में आया या नहीं, सिर्फ आपको वो बताना है मुझे। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि राज्य सरकार, अच्छा, लगभग लोगों को यह नहीं समझ में आया कि समकोण निर्माण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पहले उसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, आते हैं। अब देखिए, समकोण निर्माण को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। आई एम मार्किंग इट विद द रेड इंक एंड नाउ आई एम राइटिंग हियर सेक्शन 3(8)(a). समकोण निर्माण लिखा गया है कि वो क्या होता है, पढ़िए जरा। समकोण चतुर्भुज के रूप में भूमि का विभाजन। यह है इसका मतलब। क्यों ऐसा करना जरूरी है बताता हूं आपको। मान लीजिए ये एक कोई गांव है, गांव का एरिया है, और इस गांव में जो भूमि की उत्पादकता है वो इस एरिया में है, यानी ये एग्रीकल्चरल एरिया है, यहां पर भूमि की उत्पादकता है। अब क्या है कि ये देखिए, ये लोगों के खाते हैं। लोगों का खाते का मतलब है ये लोगों की भूमियां हैं, एक्स की, वाई की, जेड की, मतलब गांव में जितने भी खातेदार हैं उन सबका ये भूमि है अपनी अपनी। ये देखिए, ये देखिए, ये है। अब क्या है कि ये जितनी भी भूमियां ये आप देख रहे हैं इस पे नंबर होगा। अभी तो मैं 1 2 लिख देता हूं, लेकिन 1 2 नहीं, 235 236 इस तरह 1 2
3, 4 इस तरीके से। तो ये देखिए आपने पढ़ा होगा, इसको विलेज मैप कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब अगर आप देखिए, ये 1 नंबर की, 1 नंबर पर जो व्यक्ति है भूमि, 1 नंबर पर जो व्यक्ति है इसकी भूमि, या 2 नंबर पर जो है व्यक्ति इसकी भूमि, या 3 नंबर पर जो है इसकी भूमि। तो अगर आप देखेंगे तो गांव के इस नक्शे में जो भूमियां हैं ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप की हैं, यानी समकोणीय क्षेत्रफल है इन सारी भूमियों का। तो यहां पर चकबंदी हो सकती है। रेक्टेंगुलर शेप में किसी भूमि को इसलिए रखते हैं क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शेप होता है किसी भी भूमि का, उसमें खेती करने में भूमि का नुकसान कम से कम होता है। इसलिए ये देखा जाता है कि जब आपको चकबंदी के दौरान भूमि अलॉट हो तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में हो। अब इसी क्रम में अगर आप देखिए, ये तो एक गांव का नक्शा हुआ। मान लीजिए उसी दूसरे गांव का, उसी जिले का जो दूसरा गांव है, जहां पर ये मान लीजिए गांव है, और वहां पर जो उस गांव की भूमियों की उत्पादकता है वो इस सर्कुलर फॉर्म में है। यानी ये जो भूमि है, ये गांव का ये जो भाग है, यहां पर खेती की जाती है। ये अब आप देखेंगे कि यहां पर जो आउटर एरियाज हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी करीब 40% एरिया यहां पर समकोण रूप में क्षेत्रफल में नहीं आ पाएगा। तो होगा क्या कि जब हम एक्सचेंज करेंगे किसी की भूमि को तो उस एक्सचेंज में दिक्कत होगी। इसीलिए समकोण निर्माण सबसे पहले जाके पता करता है कि रेक्टेंगुलर शेप में यहां भूमि हो सकती है कि नहीं। एक बात हो गई। दूसरा चीज, सर्वे करेगा कि नदी का बहाव है कि नहीं, राजमार्ग है कि नहीं, कोई योजना स्वीकृत है और कि नहीं, एवरेज बारिश कितनी होती है यहां पर, सूखा कितना पड़ता है। मान लीजिए जैसे सपोज, जस्ट ए टेक हाइपोथेसिस, मान लीजिए एक कोई इस तरीके से नदी जो है वो इस गांव के बीच से पास होती है, ये इस तरीके से पास होती है। अब होता क्या है कि ये जो मैं ग्रीन से जितने एरिया कर रहा हूं, ये साल भर में 6 से 8 महीने पानी में डूबा रहता है, और गर्मी के दिन में यहां पर नदी अपना बहाव छोड़ देती है, तब इस पर खेती होती है। अब निश्चित तौर पर ये जो पूरा एरिया है गांव का, जो कि वाटर स्टेगनेंट रहता है 8 महीने, ये कोई नहीं लेना चाहेगा एक्सचेंज में। तो इसीलिए सर्वे किया जाता है, स्तर पता किया जाता है, मिट्टी की उत्पादकता का स्तर। जैसे आधा गांव में मान लीजिए बहुत उपजाऊ भूमि है, आधा गांव में कम उपजाऊ भूमि है, और 1/3 भाग में बंजर भूमि है। तो निश्चित तौर पर जो बंजर भूमि होगा वो उपजाऊ वाले से एक्सचेंज करना चाहेगा, लेकिन उपजाऊ वाला बंजर से एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा। इसीलिए स्तर पता करना है, सर्वे करना है, और समकोण निर्माण के लिए उपयुक्तता को करना। बिल्कुल सही है। भूमि चतुर्भुज होने से खेत की सीमा का ह्रास नहीं होता है। मेड़ जो निर्माण होगा, आउटर जिसको आप कह सकते हैं, आउटर बाउंड्री जो होती है वो डिस्प्लेस नहीं होती है। नहीं, जरा सा भी बारिश हुई या हवा चली या कुछ भी इस तरीके से आपने खेती ही कर रहे हैं आप, तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। और उस संबंध में क्या होगा कि हमेशा आपस में कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। हाँ, मालियत सर्वे कह सकते हैं आप। मालियत सर्वे तो एक्चुअली होता है कब्जाधारी कौन है उस पे, किसकी मालियत है वो, लेकिन उसमें ये सब भी देखते हैं। अब फिर से आप सोच लीजिए, पुनः फिर से मैं लेकर के आ रहा हूं। आई एम टेकिंग द इमेज। ये देखिए आपके सामने आ गया, आपकी स्क्रीन पर है वो इमेज।
और ये विज्ञप्ति जारी करने के बाद डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन के द्वारा जिस भी अधिकारी को कहा गया उसने इतना काम किया। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन तीनों कामों को हम एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? स्तर पता कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, समकोण निर्माण के लिए जा रहा है, समकोण निर्माण का खंभा लगा रहा है, चकबंदी क्रियाओं की अन्य उपयुक्तताओं को पता कर रहा है। अन्य वो बात अलग है गुरमीत, वो बात अलग है, वो इसमें आ जाता है। देखिए ये इसमें आ जाता है। मान लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म के भूमि पर भी नदी का बहाव आता है या सूखा पड़ता है, तो वही तो उपयुक्तता को तय करेगा। जांच कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, जांच कह सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा अगर मैं कहूं, नहीं खसरा नहीं, इससे अच्छा अगर मैं कहूं तो हम कह सकते हैं चकबंदी क्रियाओं की उपयुक्तता को तय करना। यानी ये जितने भी काम हो रहे हैं कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, वो सब किस लिए हो रहे हैं कि उस जिले में क्या चकबंदी क्रिया हो सकती है या नहीं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कैन वी से लाइक दैट? बताइए आप लोग। हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि तीनों ही परिस्थितियों में वो सिर्फ क्या तय कर रहा है कि क्या चकबंदी यहां पर आसानी से हो सकती है या नहीं हो सकती है, यही वो पता कर रहा है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब देखिए, नाउ सी, जिला उप संचालक चकबंदी ने एक काम तो यह किया कि अधिकारियों को भेजा इस चीज का पता लगाने के लिए, जाओ तुम लोग पता लगाओ। उसके अलावा एक काम और किया, देखिए, कि हम लोग या सरकार चकबंदी कराना चाहती है, उसकी सार्वजनिक सूचना, देखिए खा खंड में 1B में वो गांव में हर जगह दिलवाएगा, सार्वजनिक स्थान पर। जैसे पंचायत भवन है, जैसे तहसील है, या अन्य जो भी डिसाइड किया जाए, कलेक्टर ऑफिस है, जिला मुख्यालय है, वहां दिलवाएगा। ये दो काम डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन का है, कलेक्टर का। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, जब डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन ने अधिकारी को भेज दिया कि जाओ तुम पता करो चकबंदी हो सकता है कि नहीं, सबको सूचना दिलवा दिया। सूचना क्यों दिलवाया? कि हर आदमी उस तय समय पर अपने जोत पर मौजूद रहे, और जो अफसर जाए वहां उसको बताए कितना फसल होता है, क्या उगाता है, बहिया आती है कि नहीं आती है, सूखा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बगल वाली जमीन किसकी है, कोई दिक्कत तो तुमको नहीं है, तुम किससे एक्सचेंज कराना चाहते हो, या अगर चेंज कराया जाए तो क्या करोगे, ये सब चीज तो सूचना रहेगा तो आदमी जाएगा।
सूचना आ गई, सूचना मिल गई, गांव वाले पहुंच गए, कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात हो गई, सब लोग तैयार हो गए। प्राइमा फेसाई सरकार को ऐसा कोई बात वहां नजर नहीं आया जिससे कि चकबंदी होने में कोई कठिनाई हो या कोई समस्या उत्पन्न हो। और तब उसने क्या किया, धारा 4(2) का यानी धारा 4(2) की पुनः एक विज्ञप्ति जारी की, और इस बार ये विज्ञप्ति चकबंदी क्रियाओं के प्रारंभ की विज्ञप्ति है। अंडर सेक्शन 4(2)A। और फिर जब इसके प्रारंभ की विज्ञप्ति वो जारी करेगी, तब धारा 4(2) खा के अधीन उसकी सूचना गजट में, समाचार पत्र में और अन्य रीति से भी की जाएगी। शैल का प्रयोग है, मैंडेटरी है। और ये अब आपके समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार, राज्य सरकार ने राय बनाया कि कोई जिला चकबंदी के अधीन लाया जाए। जब उसने ये राय बना लिया, तब डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन को राइट मिल गया कि वो गांव-गांव जाकर के अफसर्स को भेजे और चकबंदी की उपयुक्तता को पता करे। अफसर आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया इन्होंने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार ने दूसरी नोटिफिकेशन जारी की कि अब इस जिले में चकबंदी क्रियाएं शुरू होंगी, धारा 4(2) का की। और उस चकबंदी क्रिया के शुरुआत की विज्ञप्ति की सूचना डेली न्यूज़पेपर में, गजट नोटिफिकेशन में और अन्य स्थानों पर दिलवा दिया गया। यहां तक आपको समझ में आई बात कि नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। सब लोग, जितने लोग हैं, सबके समझ में आया ये बात जो मैंने अभी अभी आपसे कहा? आया आपके? आप लोग कह रहे हैं कि हाँ आई आपके बात, यानी कि ये आपके समझ में ये बात आई। अब देखिए, मैं इसको समराइज कर रहा हूं। नाउ आई एम समराइजिंग दिस कंसेप्ट। ध्यान से देखिए, चकबंदी क्रियाओं की उपयुक्तता की विज्ञप्ति धारा 4(1) चकबंदी क्रियाओं के प्रारंभ की विज्ञप्ति धारा 4(2। गोपाल वो प्रश्न बाद में पूछेंगे, कि बाद में देखेंगे, जब चकबंदी योजना अभी समझ लेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि गांव वाले खुद अपना योजना बना के और अप्रूव करा सकते हैं, करा सकते हैं।
धारा 4(2). अब ध्यान से देख लीजिए, जितने क्षेत्र के लिए चकबंदी योजना स्वीकार कर ली गई है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है कि इस क्षेत्र में चकबंदी की जाएगी, उस सब को कटक कहा जाएगा। और उसको यूनिट बनाया है गांव को, मतलब हर गांव एक कटक होगा। हर गांव एक कटक का मतलब क्या है कि हर गांव चकबंदी करने के लिए एक मानक माना जाएगा, उसको यूनिट इंग्लिश में और कटक हिंदी में कहेंगे। आप देखिए, नाउ सी दैट, जितने क्षेत्र के लिए चकबंदी योजना बनाई गई है उस सब को चकबंदी क्षेत्र कहा जाएगा, चकबंदी एरिया कहा जाएगा। 3(2)A, सिर्फ पहली लाइन पढ़िएगा। इसी को चकबंदी एरिया कहा जाएगा। यहां तक ठीक है। अब देखिए, जिस चकबंदी क्षेत्र के लिए, जिस कटक के लिए एक चकबंदी योजना बनेगी, यानी एक प्लान होगा चकबंदी का, एक ही सिद्धांतों के अनुसार वहां चकबंदी की जाएगी, उसे चकबंदी योजना कहेंगे, कंसोलिडेशन स्कीम कहेंगे। और ये दिया है सेक्शन 3(3)B में। इसको देखिए, कोई दिक्कत यहां तक? एकदम ठीक है। गीता का दिमाग थोड़ा तेज चलता है, इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, बता देता हूं उसको। हालांकि आसान था, आपको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी 3(11) में ये कह रही हैं कटक के लिए लिखा गया है गांव, और धारा 4 में लिखा गया है चकबंदी योजना बनाएंगे जिला के लिए। ऐसा क्यों? तो आपको ये मालूम नहीं है कि एक जिला जो है वो गांव से मिलके बनता है। बात एक ही है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्वीकार करेंगे, लेकिन कटक जब बनेगा तो गांव के लिए बनेगा। हमने एमपी में पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो, देखिए मैं बगल में लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग एडजेसेंटली, दैट इज सबसे ऊपर राज्य, फिर यूपी में उसे मंडल कहा गया है, फिर जिला, फिर उपखंड, उपखंड के बाद तहसील, और तहसील के बाद गांव। तो जिला का डिवीजन तो गांव में ही हो रहा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यूनिट जो बनेगी वो गांव लेवल पर बनेगी, यानी हर गांव अलग अलग, और सब गांव मिलके एक जिले के लिए, और कई जिले मिलके मंडल के लिए, और कई मंडल मिलकर के राज्य के लिए।